कल्पना कीजिए झारखंड के एक बहुत ही दूर दराज के आदिवासी गांव का एक छात्र है जो शायद अपने परिवार की पहली पीढ़ी का लर्नर है और वो अचानक से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऐतिहासिक गलियारों में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा है। अरे वाह। और मजेदार बात यह है कि उसका पूरा खर्च सरकार उठा रही है जी। लेकिन इसी तस्वीर के दूसरे पहलू को भी देखिए। वही राज्य सरकार जो एक छात्र को विदेश भेज रही है वो एकदम से केंद्र सरकार के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर आप हमारी 8 लाख गरीबों को घर बनाने का पैसा नहीं देंगे तो हम खुद अपने दम पर 16,000 करोड़ रुपए का फंड खड़ा करेंगे। देखिए ये एक बहुत ही असाधारण विरोधाभास है। हाँ। मतलब एक तरफ तो इतना बड़ा ग्लोबल कदम और दूसरी तरफ बुनियादी जरूरतों के लिए एक अलग ही लड़ाई। बिल्कुल। और अक्सर होता क्या है ना कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स या राष्ट्रीय स्तर की नीतियों का विश्लेषण करते हैं तो हम राज्यों के स्तर पर हो रहे इन विशाल प्रयोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। एकदम सही बात है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक यही करने वाले हैं। आज हम झारखंड सरकार की सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं के दस्तावेजों की परतों को उधेड़ने वाले हैं। और हमारा उद्देश्य सिर्फ योजनाओं के नाम गिनाना नहीं है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक राज्य जो ऐतिहासिक रूप से संसाधनों की दोहन और गरीबी के लिए चर्चा में रहा है वो कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स का एक समानांतर और बेहद आक्रामक मॉडल तैयार कर रहा है। और यही आज का सबसे दिलचस्प पहलू है क्योंकि हम सिर्फ क्या पर बात नहीं करेंगे बल्कि कैसे और क्यों पर फोकस करेंगे। जी। अगर हम इन दस्तावेजों का गहराई से विश्लेषण करें तो आज का लगभग 70% ध्यान हालिया बदलावों पर है यानी करंट अपडेट्स पर। करंट अफेयर्स। हाँ, झारखंड जो कर रहा है वो असल में पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। सोचकर देखिए, अगर उनका ये भारी भरकम सब्सिडी और 100% राज्य वित्त पोषित मॉडल सफल होता है तो ये बाकी राज्यों के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बन जाएगा। और अगर विफल होता है तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी होगी कि कैसे आक्रामक नीतियां खजाने को दिवालिया कर सकती हैं। असली समझ इसी तुलनात्मक अध्ययन में छुपी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे तंत्र की नींव से शुरुआत करते हैं, यानी शिक्षा। जी बिल्कुल। मेरे पास मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारिदेशीय छात्रवृत्ति योजना के आंकड़े हैं और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का जो उदाहरण मैंने शुरुआत में दिया था ना वो इसी योजना का हिस्सा है। हाँ, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन जब मैं इसे करीब से देखती हूँ तो एक बुनियादी सवाल मन में आता है। मतलब पूरे राज्य से हर साल सिर्फ 25 छात्र? क्या ये वाकई में कोई ग्राउंड ब्रेकिंग नीति है या फिर महज एक बहुत ही शानदार PR स्टंट? क्योंकि 25 छात्रों के विदेश जाने से पूरे राज्य का एजुकेशन इंडेक्स तो नहीं बदलने वाला। देखिए, आपको ये संशय बहुत स्वाभाविक है। हाँ। अगर आप इसे सिर्फ संख्या के चश्मे से देखेंगे तो 25 वाकई बहुत छोटा आंकड़ा लगता है। जी। लेकिन हमें इसके पीछे के सॉफ्ट पावर और लॉन्ग टर्म ROI यानी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसे समझना होगा। अच्छा, वो कैसे? जब 2021 में यह योजना शुरू हुई थी तो यह सिर्फ अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए थी। जी। लेकिन 2022 में क्या हुआ कि इसका दायरा बढ़ाकर अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग को भी इसमें शामिल कर लिया गया। मतलब दायरा बढ़ाया गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ शिक्षा नहीं है, यह एक बहुत बड़ा संदेश है। जब समाज के सबसे निचले पायदान से आने वाले छात्र ग्लोबल लीडर्स के साथ नेटवर्क बनाते हैं। जी, वो तो है। लेकिन दस्तावेजों में इसके वित्तीय मॉडल को लेकर एक बहुत ही अजीब बात लिखी है। क्या? इसमें FCDO साझेदारी का जिक्र है। अब एक राज्य सरकार सीधे किसी विदेशी संस्था के साथ कैसे काम कर रही है? अरे यही पर तो इस डिजाइन की असल खूबसूरती नजर आती है। अच्छा। FCDO का मतलब है यूनाइटेड किंगडम सरकार का फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस। अमूमन राज्य सरकारें सीधे विदेशी सरकारों से ऐसे समझौते नहीं करती हैं, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, वो तो केंद्र का काम है। बिल्कुल। लेकिन झारखंड ने एक अनूठा मॉडल पेश किया। इन 25 छात्रों में से 5 का पूरा खर्च UK सरकार चीवनिंग स्कॉलरशिप के जरिए उठाती है। ओह, चीवनिंग के साथ टाई अप है। हाँ, और बाकी 20 का 100% खर्च राज्य सरकार देती है। ये जो साझेदारी है ना,
ये इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैध बनाती है और छात्रों को एक ग्लोबल एलुमनाई नेटवर्क का हिस्सा बना देती है। गजब है। ये तो हुई विदेश की बात, लेकिन जो छात्र यहीं रहकर शोध करना चाहते हैं उनके लिए क्या विकल्प है? उनके लिए है झारखंड सीएम फेलोशिप योजना 2025-26। ओके। मरांग गुमके योजना मास्टर्स और एमफिल पर केंद्रित है, जबकि सीएम फेलोशिप मुख्य रूप से पीएचडी करने वालों के लिए है, जो यहीं से कर रहे हैं। हाँ, जो दुनिया के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में जाना चाहते हैं। राज्य इसमें ट्यूशन फीस के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक 10 लाख? हाँ, 10 लाख तक, और रहने खाने के लिए 4000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड भी देता है। ठीक है, उच्च शिक्षा का ये स्पेक्ट्रम तो समझ आता है, लेकिन यहाँ से जो जानकारी आ रही है वो मुझे सच में हैरान कर रही है। कौन सी जानकारी? मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। अब जो लोग झारखंड के इतिहास को जानते हैं उन्हें पता है कि मानकी मुंडा एक बहुत ही पारंपरिक और प्राचीन स्वर शासन व्यवस्था का नाम है। बिल्कुल, एकदम सही। तो कोई भी सोचेगा कि ये कला या संस्कृति से जुड़ी कोई योजना होगी, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि ये पूरी तरह से तकनीकी शिक्षा में बेटियों के लिए है। ये कैसे? इसे ही आप एक स्मार्ट पॉलिसी पैकेजिंग कह सकते हैं। सरकारें जानती हैं कि नीतियां तब ज्यादा सफल होती हैं जब उनका नामकरण लोगों की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हो। एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है। एकदम। लेकिन लक्ष्य पूरी तरह से आधुनिक है। इस योजना का फोकस ये है कि लड़कियां सिर्फ सामान्य डिग्रियां ना लें, बल्कि स्टेम क्षेत्रों में आएं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग। अच्छा, तो वित्तीय सहायता कितनी है इसमें? अगर कोई बेटी डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करती है तो उसे प्रतिवर्ष 15,000 रुपए, और अगर इंजीनियरिंग यानी बीटेक करती है तो सीधे 30,000 रुपए दिए जाते हैं। वाह! और अगर इतने पर भी फीस पूरी ना हो तो? दस्तावेज एक गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की बात करते हैं जी। उसमें लिखा है कि 15 लाख तक का लोन, वो भी सिर्फ 4% साधारण ब्याज पर। लेकिन एक सेकंड रुकिए, हाँ। एजुकेशन लोन तो बैंक वैसे भी देते हैं ना, इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका आ गई? देखिए, बैंक लोन जरूर देते हैं, लेकिन वे बदले में भारी भरकम गारंटी या कोलैटरल मांगते हैं। हाँ, कोई प्रॉपर्टी या कुछ गिरवी रखना पड़ता है। बिल्कुल। अब सोचिए, एक गरीब परिवार बैंक को गारंटी के रूप में क्या देगा? उनका तो खुद का घर भी कच्चा होता है। सही बात है। यहीं पर गुरुजी क्रेडिट कार्ड एक गेम चेंजर साबित होता है। इसमें छात्र को कोई कोलैटरल नहीं देना है। तो गारंटी कौन ले रहा है? राज्य सरकार। राज्य सरकार खुद बैंक के सामने खड़ी होती है और कहती है, इनकी गारंटी हम लेते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा कोर्स खत्म होने के 1 साल बाद तक ईएमआई शुरू नहीं होती। अच्छा, मॉरेटोरियम पीरियड मिल जाता है। हाँ, ये मैकेनिज्म छात्रों को मानसिक दबाव से पूरी तरह मुक्त कर देता है। तो शिक्षा से जुड़ा ये पूरा इकोसिस्टम तो हमने समझ लिया। मतलब हमने छात्रों को ग्लोबल लॉन्च पैड दे दिया, तकनीकी शिक्षा दे दी। लेकिन एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है यहाँ। वो क्या? उस ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए युवा या उस इंजीनियर बेटी का क्या फायदा अगर उसका परिवार आज भी एक टपकती हुई छत के नीचे सो रहा है जी, और किसी छोटी सी बीमारी के इलाज के लिए उन्हें अपनी जमीन गिरवी रखने को मजबूर होना पड़ रहा है? ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। और ये हमें हमारे दूसरे सेगमेंट पर लाता है, आवास और स्वास्थ्य का राज्य वित्त पोषित मॉडल। और यहाँ मैं थोड़ा आलोचनात्मक होना चाहूंगी। बताइए। अबुआ आवास योजना यानी AAY, जब केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना पहले से चल रही है, तो राज्य को अपने खजाने से 16,320 करोड़ रुपए निकालकर एक समानांतर योजना क्यों बनानी पड़ी? मतलब ये तो सीधे सीधे खजाने की बर्बादी लगती है ना? अगर आप इसे सतह से देखेंगे तो ये बस केंद्र और राज्य के बीच का एक राजनीतिक टकराव लगेगा। तो अंदर की कहानी क्या है? इसके पीछे की जो अर्थशास्त्र और कथन कारण की श्रृंखला है, कॉज एंड इफेक्ट, वो बहुत दिलचस्प है। हुआ ये था कि अगस्त 2023 में राज्य ने केंद्र से कहा कि उनके पास 8 लाख ऐसे परिवार हैं जो पक्के मकान के हकदार हैं। ठीक है। लेकिन केंद्र ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। अब राज्य के पास सिर्फ 2 विकल्प थे, या तो चुपचाप बैठ जाएं या फिर खुद का फंड खड़ा करें। तो उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सिर्फ पीएम आवास की कॉपी नहीं की, बल्कि उसका एक अपग्रेडेड वर्जन बना दिया। अपग्रेडेड वर्जन मतलब अगर हम इन दोनों योजनाओं का आमना सामना कराएं तो जमीनी स्तर पर क्या फर्क दिखता है? बहुत बड़ा फर्क है। पीएम आवास में लाभार्थी को 2 कमरे मिलते हैं, जिसका क्षेत्रफल करीब 25 वर्ग मीटर होता है। हाँ। और इसके लिए 1.20 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है। और अबुआ आवास में?
अबुआ आवास योजना जो 100% राज्य के फंड से है, उसमें 3 कमरे और एक रसोई दी जाती है। 3 कमरे? हाँ, क्षेत्रफल बढ़ाकर 31 वर्ग मीटर कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए सीधे 2 लाख रुपए 4 किस्तों में दिए जा रहे हैं। लेकिन एक सेकंड जी। आज की महंगाई में जहां सीमेंट और छड़ के दाम आसमान छू रहे हैं, हाँ, सिर्फ 2 लाख रुपए में 3 कमरे का पक्का मकान कैसे खड़ा हो सकता है? ये गणित मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहीं पर सरकारी नीतियों का सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल होता है, जिसे पॉलिसी की भाषा में कन्वर्जेंस कहते हैं। मतलब योजनाओं को जोड़ना? बिल्कुल सही। सरकार आपको सिर्फ 2 लाख नकद नहीं दे रही है, उन्होंने कई योजनाओं को आपस में जोड़ दिया है। कैसे? उदाहरण दे के समझाइए। जब लाभार्थी खुद अपना घर बनाता है तो उसे मनरेगा के तहत 95 दिनों की मजदूरी दी जाती है, जो करीब 25,000 रुपए से ज्यादा होती है। ओहो। फिर घर में शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपए अलग से मिलते हैं, यानी कुल वित्तीय लाभ 2.5 लाख के करीब पहुंच जाता है। ये तो डिजाइन का एक बहुत स्मार्ट तरीका है ना? ये बहुत ही प्रभावी कन्वर्जेंस है। ये वाकई एक दिलचस्प तंत्र है। और घर के साथ साथ मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक बहुत ही आक्रामक कदम देख रही हूँ इन दस्तावेजों में। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मासी। हाँ, मासी। इसमें 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर है। मतलब आयुष्मान भारत, जो देश की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है, वो 5 लाख का कवर देती है। जी। तो झारखंड सरकार सीधा उसका 3 गुना दे रही है। लेकिन सवाल वही है, क्या राज्य का स्वास्थ्य ढांचा इतना मजबूत है कि वो 15 लाख के क्लेम झेल सके? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सरकार ने यहाँ एक बहुत बड़ी बाधा को तोड़ा है। वो क्या? ये योजना राज्य के हरा राशन कार्ड धारकों के लिए है, जो अमूमन आयुष्मान भारत के दायरे से बाहर रह जाते थे। अच्छा, तो टारगेट ग्रुप अलग है। बिल्कुल। और जहां तक ढांचे की बात है, इस योजना की सबसे अहम कड़ी है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब राज्य के बाहर भी? हाँ, राज्य सरकार जानती है कि उनके यहाँ सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की शायद कमी हो सकती है। इसलिए ये 15 लाख का कैशलेस कार्ड सिर्फ झारखंड में नहीं, बल्कि देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में मान्य है। अरे वाह! अगर किसी को कैंसर का इलाज कराने दिल्ली या वेल्लोर भी जाना पड़े तो ये कार्ड वहां भी काम करेगा। यानी आप बुनियादी ढांचा रातों रात नहीं बना सकते, तो आपने लोगों को वहां जाने की आजादी दे दी जहां वो ढांचा पहले से मौजूद है। बिल्कुल, यही रणनीति है। बहुत खूब। लेकिन अब एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू पर आते हैं। हमने शिक्षा दे दी, पक्की छत दे दी, स्वास्थ्य का डर भी खत्म कर दिया, लेकिन पेट भरने के लिए जो रोजमर्रा की आय चाहिए, उसका क्या? वो तो सबसे जरूरी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से खेती और मवेशियों पर टिकी है ना। दस्तावेजों में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को गरीबों का ATM कहा गया है जी। ये टर्म मुझे बहुत कैची लगा। लेकिन फिर मैंने इसकी सब्सिडी के आंकड़े देखे। सरकार विधवाओं और दिव्यांगों को 90% सब्सिडी दे रही है। ST/SC को 75% और सामान्य या OBC वर्ग को 50%। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक लोकतांत्रिक सरकार को सभी को एक समान सब्सिडी नहीं देनी चाहिए? ये भेदभाव क्यों? देखिए, अर्थशास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इक्विटी बनाम इक्वालिटी, यानी समता और समानता के बीच का अंतर। अच्छा, जरा इसे आसान भाषा में समझाइए। समानता का मतलब है सबको एक ही साइज का जूता देना, चाहे उनके पैर का आकार कुछ भी हो। जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन समता का मतलब है जिसे जिस साइज की जरूरत है उसे वो देना। विभेदक सब्सिडी यानी डिफरेंशियल सब्सिडी का ये मॉडल समता पर ही आधारित है। तो विधवाओं को 90% इसलिए क्योंकि उनकी जरूरत ज्यादा है? एकदम सही। एक दिव्यांग या एकल महिला के पास आय का कोई और साधन अमूमन नहीं होता। उनके लिए 90% सब्सिडी एक जीवन रक्षक की तरह है। और ये ATM वाली क्या बात हुई? जहां तक ATM की बात है, गांव में सूकर, बकरी या मुर्गियां वो संपत्तियां हैं जिन्हें 24 घंटे में बेचकर नकद पैसा खड़ा किया जा सकता है। अच्छा, लिक्विड एसेट की तरह। हाँ, जब भी कोई आपात स्थिति आती है, ये पशुधन उनके लिए ATM की तरह नकद निकाल कर देता है। ये लॉजिक बिल्कुल सटीक बैठता है। और अगर हम खेती की बात करें तो झारखंड मड़ुआ क्रांति का एक बहुत बड़ा जिक्र है। जी, मड़ुआ यानी रागी। हाँ, मुझे समझ नहीं आता कि अचानक से सरकारें धान और गेहूं छोड़कर इस पुराने अनाज के पीछे क्यों भाग रही हैं? इसके पीछे सीधा सा विज्ञान है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। कैसे? झारखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ की खेती मुख्य रूप से एक फसलीय है और वो पूरी तरह मॉनसून पर निर्भर है।
और चूंकि ये पठारी जमीन है, यहाँ पानी रुकता नहीं है। ऐसे में धान की खेती, जिसे बहुत सारा पानी चाहिए होता है, वो एक जुआ बन चुकी है। मतलब बारिश नहीं हुई तो पूरी फसल बर्बाद। बिल्कुल। इसलिए सरकार ने कृषि विविधीकरण की नीति अपनाई है। मड़ुआ कम पानी में, यहाँ तक कि बंजर जमीन पर भी आसानी से उग जाता है। तो किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित कैसे किया जा रहा है? सरकार 3,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के जरिए सीधे उनके खाते में डाल रही है, ताकि वे मड़ुआ उगाएं। लेकिन अगर मड़ुआ हो या धान किसी भी कारण से बर्बाद हो जाए तो क्या होगा? आमतौर पर किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर निर्भर होते हैं, लेकिन उसमें बीमा कंपनियों के नखरे, क्लेम मिलने में देरी और जो प्रीमियम भरने का बोझ है, वो किसानों को तोड़ देता है। और ठीक इसी समस्या को बाईपास करने के लिए राज्य ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना शुरू की है। अच्छा, जना नहीं है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये असल में एक क्षतिपूर्ति योजना है। कॉम्पेंसेशन स्कीम। मतलब इसमें बीमा कंपनियां शामिल ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। यहाँ प्रीमियम 0 है, आपको पहले से कोई पैसा नहीं भरना पड़ता। गजब। तो क्लेम कैसे मिलता है? अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण 30 से 50% फसल का नुकसान होता है तो 3,000 रुपए प्रति एकड़, और 50% से अधिक नुकसान होने पर 4,000 रुपए प्रति एकड़ की नकद सहायता सीधे सरकार से किसान को मिलती है। मतलब बिचौलियों का खेल खत्म? बिल्कुल। बिचौलियों या कॉरपोरेट बीमा कंपनियों को पूरी तरह से सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अच्छा, आजीविका के इस हिस्से में एक चीज देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। क्या? यहाँ वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना और सहाय का जिक्र है जी। खेल के मैदान बनाना आजीविका या ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा कैसे हो सकता है? मतलब खेल तो मनोरंजन है ना। देखिए, ये बहुत ही शानदार सवाल है। अमूमन हम खेल के मैदानों को सिर्फ एक खाली जमीन का टुकड़ा मानते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन पोटोहे योजना के तहत जो पंचायत स्तर पर मैदान बन रहे हैं, वे सिर्फ खेलने के लिए नहीं बन रहे हैं, वे एक आर्थिक संपत्ति यानी इकोनॉमिक एसेट के रूप में डिजाइन किए गए हैं। वो कैसे? मैदान से पैसा कैसे बन रहा है? सरकार इन मैदानों को मनरेगा से जोड़कर बना रही है। आहा, फिर से कन्वर्जेंस। एकदम सही पकड़ा आपने। जब मैदान समतल होता है, 4 दीवारी बनती है, लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम और टॉयलेट बनते हैं जी, तो ये निर्माण कार्य गांव वालों के लिए 1 करोड़ मानव दिवस, 1 करोड़ मैन डेज का रोजगार पैदा कर रहा है। ओहो। मैदान तो एक बाय प्रोडक्ट है, असल में ये रोजगार सृजन की एक मशीन है। तो वो एक साथ 2 निशाने लगा रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है और मजदूरी भी मिल रही है। बिल्कुल। और ये सहाय योजना क्या है? सहाय योजना का डिजाइन विशुद्ध रूप से सामाजिक सुरक्षा और शांति से जुड़ा है। शांति से कैसे? झारखंड के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां युवाओं के पास ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन दिशा नहीं है। भटकाव का डर रहता है। हाँ, इस योजना ने खेल के जरिए उस ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा दी है। जब युवा सुबह उठकर ग्राउंड पर पसीना बहाता है और टूर्नामेंट खेलता है, तो उसका भटकाव रुकता है। वाकई ये उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट अप्रोच है। जी। ये सब कुछ बहुत तर्कसंगत लगता है जब हम मुख्य धारा के समाज की बात करते हैं, लेकिन हर समाज में एक ऐसा वर्ग होता है जो अक्सर इस पूरे विकास की दौड़ में अदृश्य रह जाता है। बिल्कुल, हाशियाकृत वर्ग। हाँ, हम हाशिए पर खड़े लोगों की बात कर रहे हैं। महिलाएं, आदिम जनजातियां और वो घुमंतु लोग जो सिस्टम के रडार पर ही नहीं है। तो चलिए अपने अंतिम सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में हाल ही में एक बड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, और ये बदलाव अर्थशास्त्र के लिहाज से बहुत बड़ा है। वो कैसे? अगस्त 2024 में जब ये योजना शुरू हुई थी, तो 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते थे। ठीक है। लेकिन दिसंबर 2024 से ये राशि बढ़ाकर 2.5 गुना कर दी गई है, यानी अब 2,500 रुपए प्रतिमाह, सालाना 30,000 रुपए। एक मिनट, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला है या इसके पीछे कोई इकोनॉमिक थ्योरी भी काम कर रही है? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि 2,500 रुपए हर महीने लाखों महिलाओं को देना, ये राज्य के खजाने पर एक बहुत बड़ा प्रहार है ना। देखिए, इसे आप अर्थशास्त्र की भाषा में मल्टीप्लायर इफेक्ट कह सकते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट? हाँ, जब आप निचले तबके की महिलाओं के हाथ में सीधे नकद देते हैं, तो वो पैसा किसी स्विस बैंक में नहीं जाता। हाँ, वो तो खर्च ही करेंगी। बिल्कुल, वो पैसा तुरंत बाजार में वापस आता है, किराने की दुकान पर, बच्चों की किताबों पर
या स्वास्थ्य पर। जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में डिमांड पैदा होती है। एकदम सही। और इसके अलावा किशोरियों के लिए सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना भी है। ये योजना जो पुरानी सुकन्या योजना थी, उससे कैसे अलग है? बहुत बड़ा फर्क है। पुरानी सुकन्या योजना जो थी वो जन्म आधारित थी। अच्छा, मतलब बच्चा पैदा हुआ और पैसा मिल गया। हाँ, लेकिन सावित्रीबाई फूले योजना शिक्षा आधारित शर्त के साथ आती है। कंडीशनैलिटी है इसमें। अच्छा, तो पैसा स्कूल जाने पर मिलेगा। बिल्कुल। इसका सीधा लक्ष्य बाल विवाह को रोकना और स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट कम करना है। तो इसमें कितना पैसा मिलता है? बच्चियों को 8वीं कक्षा से लेकर 18-19 वर्ष की आयु तक टुकड़ों में कुल 40,000 रुपए मिलते हैं। और अगर वो बीच में स्कूल छोड़ दें तो? अगर वे स्कूल छोड़ देंगी तो पैसे रुक जाएंगे। ये उन्हें शिक्षा से जोड़े रखने का एक तरह का वित्तीय चुंबक है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। लेकिन अब मैं उस योजना पर आना चाहती हूँ जिसने मुझे इस पूरे दस्तावेज में सबसे ज्यादा चौंकाया। कौन सी? पीवीटीजी डाकिया योजना और डिवीन योजना, यानी डिवाइन। वाकई ये बहुत ही इमोशनल हिस्सा है इस पूरे मॉडल का। कैसे? जब हम सरकारी फाइलों की बात करते हैं ना, तो अक्सर उनमें से सहानुभूति यानी एम्पैथी गायब होती है। सब कुछ बस आंकड़े होते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन ये योजनाएं गवर्नेंस में उसी सहानुभूति को वापस लाती हैं। पीवीजीजी वो 8 आदिम जनजातियां हैं, जैसे असुर या पहाड़िया, जो बहुत ही दुर्गम इलाकों में रहते हैं। हाँ, जो घने जंगलों में रहती हैं और विलुप्त होने की कगार पर हैं। वे राशन की दुकान तक चलकर नहीं आ सकते। तो उन तक राशन कैसे पहुंचता? इसलिए राज्य का पीडीएस सिस्टम एक डाकिये की तरह उनके घर के दरवाजे पर हर महीने 35 किलो सीलबंद चावल पहुंचाकर आता है। ओहो, डोर स्टेप डिलीवरी। और ये डीआईवीन योजना, इसका तो नाम ही बहुत अलग है। डीआईवीन का लक्ष्य उन अदृश्य नागरिकों को खोजना है जिनका कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है। अदृश्य नागरिक मतलब? घुमंतु समुदाय, सड़कों पर भीख मांगने वाले, बेघर, ट्रांसजेंडर या कुष्ठ रोगी, जिनके पास ना आधार कार्ड है ना राशन कार्ड, जो सिस्टम से बिल्कुल बाहर है। बिल्कुल। ये योजना सिर्फ उन्हें पैसे बांटने के लिए नहीं है, बल्कि सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर उनकी पहचान करने, उन्हें सिस्टम में रजिस्टर करने और उन्हें एक इंसान की गरिमा लौटाने का एक बहुत ही गहरा प्रयास है। ये सच में झकझोर देने वाला है कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो सिस्टम में कहीं दर्ज ही नहीं है। जी। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो जो तस्वीर उभर कर आती है वो टुकड़ों में बटे हुए विभागों की नहीं है। बिल्कुल नहीं। दस्तावेजों में एक नाम है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान या DAJUA। हाँ, डजकुआ। ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। 79,156 करोड़ रुपए का विशाल बजट है इसका, जी, जिसमें 17 मंत्रालय और 25 अलग अलग हस्तक्षेप एक साथ काम कर रहे हैं। चाहे वो पक्का आवास हो, सिकल सेल की जांच हो या मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हो। ये सरकार के हर अंग का एक साथ मिलकर काम करना है, जिसे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच कहते हैं। बिल्कुल। इसे आप एक सैचुरेशन अप्रोच भी कह सकते हैं, जहां लक्ष्य 10 या 20% लोगों को लाभ देना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि 100% पात्र लोगों तक पहुंच बनाई जाए। एकदम सही। लेकिन इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही बुनियादी और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगा। और वो क्या है? आज हमने देखा कि ये राज्य 100% खुद के फंड से आवास बना रहा है। जी। 0 प्रीमियम पर फसल बीमा दे रहा है और बड़े पैमाने पर सीधे कैश ट्रांसफर कर रहा है, जो कि समाज के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये सब सामाजिक न्याय के लिए बहुत शानदार हैं। लेकिन विचार करने वाली बात यह है, क्या भारी सब्सिडी और राज्य वित्त पोषित कल्याण का ये आक्रामक मॉडल लंबे समय में एक आत्मनिर्भर और टिकाऊ आर्थिक चक्र खड़ा कर पाएगा? सस्टेनेबिलिटी का सवाल है। बिल्कुल। या फिर आने वाले 1 या 2 दशकों में ये राज्य के खजाने पर एक ऐसा असहनीय बोझ डाल देगा जो इसे दिवालियापन और कर्ज के जाल में धकेल सकता है? यह वाकई एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे कल्याणकारी मॉडल की नींव को चुनौती देता है। जी। हमने आज देखा कि नीतियां सिर्फ कागज के पन्ने नहीं होती, वे किसी भी समाज की दिशा, उसके भविष्य और उसकी अर्थव्यवस्था की कहानी लिखती हैं। एकदम सही बात है। झारखंड की ये कहानी एक ऐतिहासिक सफलता बनेगी या एक वित्तीय चेतावनी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में हमने जो भी मैकेनिज्म समझे, उम्मीद है कि श्रोताओं के लिए ये इन नीतियों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का अवसर रहा होगा। मुझे भी यही उम्मीद है।
इसी विचार के साथ हम आज के स्रोतों की यात्रा को यहीं विराम देते हैं। इस वित्तीय और सामाजिक सवाल पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।